हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। हमने चैप्टर 5 के नोट्स पहले ही कर लिए हैं लास्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन आंसर हमने साथ साथ बीच में कर लिए थे। पॉज एंड पॉन्डर मतलब जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आंसर आ रहे थे वो। अब हम करेंगे चैप्टर के एंड के क्वेश्चन आंसर्स, जो रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के नाम से आते हैं। दोहराएं, सोचें और सुधारें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमोजीनस और हेटेरोजीनस क्लासिफिकेशन के ऊपर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के ऊपर। Which of the following mixtures are correctly classified as homogeneous and heterogeneous? Choose the correct option. हमारे पास क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो मैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा टाइम दे दूँगी, तो आप हिंदी में नोट कर लेना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में, कि इनमें से कौन से क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही करे गए हैं। मतलब एयर जो है वो होमोजीनस है, फर्स्ट मिल्क जो है वो हेट्रोजीनस है, शुगर सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनस है और स्मोक जो है वो होमोजीनस है। इस तरीके से हर एक पार्ट में चार चार कॉम्बिनेशंस बने हैं, हमें चारों कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। एयर होमोजीनस, मिल्क हेट्रोजीनस, शुगर सॉल्यूशन होमोजीनस और स्मोक जो है वो होमोजीनस। पहले हम यहाँ पर हमारे पास ये देखते हैं डेफिनेशन में होमोजीनस का मतलब क्या है। होमोजीनस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट, पूरे में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब कहीं पर भी हमें कुछ अलग नहीं दिखाई देगा, सब जगह पूरा सेम मिक्सचर दिखाई देगा। और एग्जाम्पल इसके ब्रास, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, सॉल्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है उसका मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, कंपोनेंट्स विजिबल, मतलब हम अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे पास एक विजिबल बाउंड्री या तो ऊपर की तरफ बनी हुई होगी या नीचे की तरफ। जैसे पानी में मिट्टी होती है तो वो नीचे जमा हो जाती है और अगर पानी में तेल होगा तो वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से हेट्रोजीनस आता है। अब देखते हैं क्या क्या गलती है या क्या सही है। हमारे पास यहाँ पर हमें बताया, हम सारे पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें लास्ट में बताया है कि जो फोर्थ वाला है वो हमारा करेक्ट है। फोर्थ वाला करेक्ट, पहले फोर्थ ही देख लेते हैं। मडी वाटर हेट्रोजीनस है, हमें पता है, अलग से बाउंड्री बन जाती है। मिल्क हेट्रोजीनस होता है, मिल्क बेटा कोलॉइड होता है इसीलिए हेट्रोजीनस होता है। ब्लड जो है वो भी कोलॉइड होता है इसलिए हेट्रोजीनस होता है। और ब्रास जो है वो हमारा अलॉय है इसलिए होमोजीनस होता है। तो ये हमारे चारों सही हैं, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर इसके आंसर भी दिए हैं। ब्लड जो है, ब्रास जो है वो अलॉय होता है कॉपर और जिंक का, वो होमोजीनस में काउंट होता है। मिल्क जो है फैट ड्रॉपलेट्स इन वाटर होता है जो कि हमारे कोलॉइड्स में आते हैं, कोलॉइड्स में आएगा तो हेट्रोजीनस होगा। ब्लड भी हमारा कोलॉइड में ही काउंट होता है तो ये हमारे पास हेट्रोजीनस आ गया। और स्मोक की बात यहाँ करी है, स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो हेट्रोजीनस में आते हैं, होमोजीनस में नहीं आते, इसीलिए स्मोक जो है यहाँ पर वो गलत है इसके अंदर। फर्स्ट इसलिए हमारा नहीं है। यहाँ पर गलत इसलिए क्योंकि ब्रास को
हेट्रोजीनस बोला है, ब्रास हेट्रोजीनस नहीं है, ब्रास होमोजीनस होता है। इसमें क्या गलत है? ब्रॉन्ज होमोजीनस है, ये सही है। सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, ये सही है। मिल्क जो है बेटा वो होमोजीनस नहीं है, वो हेट्रोजीनस होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। कॉपर सल्फेट होमोजीनस है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो जो हमारी मिस्टेक है हमने वो भी नोट कर लिया हर एक में। एक बार फिर से देख लो सारे बच्चे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट वाले में क्या गलत है? फर्स्ट वाले में ये गलत है कि स्मोक होमोजीनस बताया है, ये गलत है, स्मोक हेट्रोजीनस होता है। सेकंड वाले में बोला है ब्रास हेट्रोजीनस है, जो कि गलत हो गया, ये ब्रास जो है वो होमोजीनस होता है। यहाँ पर ये बोला है कि मिल्क जो है वो मिल्क होमोजीनस है, जो कि गलत हो गया, मिल्क हेट्रोजीनस होता है क्योंकि वो कोलॉइड होता है। इसमें हमारे सारे सही है, तो हमारा फोर्थ आंसर है। सभी बच्चे इसको नोटबुक में नोट कर लें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वीडियो काफ़ी देर रुकी ही हुई है, एक बार मैं हिंदी मीडियम पे ले जाकर रोक देती हूँ। आंसर बेटा यहाँ से स्टार्ट है, करेक्ट ऑप्शन जहाँ लिखा है उसके बाद से ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है, इसको सभी बच्चे नोट कर लें। समांगी होमोजीनस होता है, एक समान संरचना होती है, ब्रास और शुगर सॉल्यूशन। और विषमांगी जो होता है वो हेट्रोजीनस को बोलते हैं, असमान संरचना, मडी वाटर, मिल्क और ब्लड। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, तो वो होमोजीनस होता है। मिल्क और ब्लड जो होता है वो कण निलंबित मतलब कोलॉइडल होता है, इसलिए वो हेट्रोजीनस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टिंडल इफेक्ट के ऊपर है, विच मिक्सचर शो इट। कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, कौन सा मिक्सचर नहीं दिखाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस, विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स शो टिंडल इफेक्ट। इसमें बोला गया है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करें और ये बताएं कि तो ये जो नीचे मिक्सचर्स दिए हैं इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा और कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। सबसे पहले हम ये रिवाइज़ करते हैं कि टिंडल इफेक्ट दिखाता कौन है। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो सॉल्यूशंस दिखाते हैं, सॉल्यूशंस टिंडल टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन दिखाते हैं। कोलॉइड और सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें कौन सा आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स, बी कॉपर सल्फेट एंड वाटर, सी स्टार्च एंड वाटर, डी एसीटोन एंड वाटर। ये चार ऑप्शन दिए हैं। अब इन चार मतलब ये चार मिक्सचर्स दिए हैं, इन चार में से कौन कौन से दिखाएंगे, ए और बी और डी, ए और सी या सी और डी। तो सबसे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि कोलॉइड और सस्पेंशंस कौन से हैं। एयर और डस्ट पार्टिकल्स कोलॉइड में आते हैं, ठीक है, ये दिखाएगा। कॉपर सल्फेट और वाटर हमारे सिंपल सॉल्यूशन में आते हैं, ये नहीं दिखाएगा। सी स्टार्च और वाटर हमारा कोलॉइड में आता है, ये दिखाएगा। एसीटोन और वाटर हमारा सिंपल सॉल्यूशन बनाता है, ये नहीं दिखाएगा। तो किस किस ने दिखाया, ए और सी ने। ए और सी हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए और सी है हमारा ये वाला थर्ड। तो ए और सी दोनों हमारे कोलॉइड्स हैं और दोनों हमें टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें, एक बार फिर से सुन लें। हम ये देखते हैं कौन सा हमारा कोलॉइड है या फिर कौन सा हमारा सस्पेंशन है, क्योंकि यही दोनों जो हैं ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। एयर में डस्ट पार्टिकल्स होता है, कोलॉइड होता है। कॉपर सल्फेट और वाटर नहीं होता है, ये सॉल्यूशन होता है। स्टार्च जो लिखा है स्टार्च होता है, स्टार्च जो है ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये हटा देंगे। स्टार्च एंड वाटर, स्टार्च जो होता है कोलॉइड होता है, ठीक है, ये सही है, ये दिखाएगा। एसीटोन एंड वाटर ये नहीं दिखाएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो हमारा आंसर आया थर्ड, ए एंड सी।
इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है? इसमें कंसेप्ट लगा है टिंडल पार्टिकल्स का, टिंडल इफेक्ट्स का। जो स्कैटरिंग दिखाता है वो कोलॉइड पार्टिकल्स दिखाता है, सॉल्यूशंस नहीं दिखाता है। सस्पेंशन भी कुछ हद तक दिखा देता है। तो आप सब ये नोट कर लें। इंग्लिश मीडियम वाले ये एक्सप्लेनेशन सभी पूरा पूरा लिखेंगे और हिंदी मीडियम का भी ये नीचे आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करना है सॉल्यूशन वर्सेस सस्पेंशन का। डिफरेंस लिखा है, ये डिफरेंस बेटा हमने पहले करा हुआ है, आप चाहे तो इसको उसमें से भी नोट करके लिख सकते हैं। बाकी हम एक बार देख भी लेते हैं। मिक्सचर्स कैन बी कैटेगराइज एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, ईच पोजेसिंग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। यूटिलाइज द वर्ड्स और फ्रेजेस प्रोवाइडेड to fill in table 5.2। ठीक है, तो इन्होंने टेबल दे रखा है पार्टिकल साइज़ के ऊपर। पार्टिकल साइज़ इन्होंने डायरेक्ट शायद आंसर ही लिख दिया है। पार्टिकल साइज़ जो है पार्टिकल साइज़ यहाँ पे सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से कम है, सस्पेंशन का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, कोलॉइड्स का 1 से 1000 नैनोमीटर है। ये जो कोलॉइड्स है ना बेटा, ये इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ये हमेशा नीचे बैठ जाते हैं। और पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यहाँ पर नीचे बैठे हुए हमें दिखते नहीं हैं। ट्रांसपेरेंट होते हैं, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, हेट्रोजीनस होता है। और डज नॉट सेटल डाउन, ये तो बता दिया है कि ट्रांसपेरेंट ये भी नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन से देखेंगे तो ये सेपरेट नहीं होएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। और कोलॉइड भी सेपरेट नहीं होता। टिंडल इफेक्ट यहाँ पर नहीं लिखा है, टिंडल इफेक्ट ये शो नहीं करता है, और ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर हमारे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्रास, बटर, ये सारे होमोजीनस हैं। यहाँ पर सैंड इन वाटर और मड, पानी में रेत या मिट्टी, मिल्क और स्मोक, और ब्लड भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत बार आता है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें नोटबुक में। यहाँ पे नीचे हिंदी में भी दिया है, सेम है, हिंदी में भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, केक रेसिपी बना रहे हैं। अ केक रेसिपी यूजेस ड्राई इंग्रेडिएंट्स नेमली 75% ऑफ शुगर फॉर 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द मिक्सचर। हमें बोला है कि केक बनाना है, केक में क्या क्या डलेगा? शुगर डलेगा, चीनी, ऑल पर्पस फ्लोर इज़ मैदा, मैदा डलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डलेगा इसको फुलाने के लिए। बस अभी यही 3 चीज़ें दी है। तो हमें कितना शुगर साइड में कहीं नोट करते हैं, या फिर ये रहा यहाँ पर दिया हुआ है, शुगर जो है 75 ग्राम, आटा या मैदा है 420 ग्राम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 5 ग्राम। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा एक ऐसा केमिकल टाइप में होता है जो कि इनो की, जैसे हम इनो डाल देते हैं ना फुलाने के लिए, तो बेकिंग पाउडर डाल दो, बेकिंग पाउडर की तरह होता है ये। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, 5 ग्राम ये डलता है। तो अब हम टोटल मिक्सचर देखते हैं। हमारा टोटल मिक्सचर कितना बना, 75 + 420 + 5, 500 ग्राम हमारा टोटल मिक्सचर बना है। इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? कंसंट्रेशन निकालना है, दोनों मास में दिए हैं, याद रखना मास बाय मास का कंसेप्ट लगेगा।
तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे मिक्सचर नहीं लिखा होता, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा होता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना है टोटल, ये सारा मिलाकर ये 500 ग्राम है इंटू 100, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अब एक एक का हम निकालते हैं मास। अभी तक हमने सिर्फ गिवन नोट किया है। गिवन में हमारे पास क्या था, दोबारा से सुन लो सारे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होंगे। गिवन में हमें ये दिया था शुगर जो है 75 ग्राम है, चीनी डाली 75 ग्राम, 420 ग्राम मैदा डाला, बेकिंग पाउडर डाला 5 ग्राम। तो टोटल मिला के कितना डाला, टोटल मिला के इन तीनों को ऐड कर दिया तो 500 ग्राम टोटल था हमारा। अब हमारा फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर और नीचे टोटल मिक्सचर का मास, टोटल सॉल्यूशन का मास, एक सेकेंड, टोटल सॉल्यूशन का मास इंटू 100। तो अब शुगर के लिए, शुगर था 75, 75/500 इंटू 100, 75/500 इंटू 100। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई और ये इससे 15 पर चला गया। तो ये मेरा शुगर का आ गया 15 ग्राम। मैदे का कितना है 420/500 इंटू 100, 84%। NaHCO3 मतलब बेकिंग पाउडर 5/500 इंटू 100, 1%। तो टोटल देख, अगर तुम टोटल चेक करना चाहो सारा मिलाकर 100% निकलेगा ना, तो 15 + 84 + 1 देखो 100%। यहाँ से हमारा रीचेक हुआ है। रीचेक मतलब किसी भी चीज़ की टोटल परसेंटेज तो 100 ही आएगी ना, तो यहाँ पर टोटल हमारी 100% आ गई और अलग अलग की हमने परसेंटेज मास बाय मास निकाल कर दिखा दिया। सभी बच्चे इसे नोट कर लें। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन इसमें हिंदी मीडियम में नहीं है, तो आप क्वेश्चन की जगह छोड़कर आंसर नोट कर सकते हो और क्वेश्चन जब आपकी बुक आ जाएगी तब उसमें से नोट कर लेना, कोई इशू नहीं है। पर आंसर सभी बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। अब मैं हिंदी मीडियम पे रुक गई हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसंट्रेशन के ऊपर फिर से ब्रास अलॉय का कंसंट्रेशन दिया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रास का अलॉय है, अलॉय याद है मेटल के अंदर मेटल मिक्स होना, ब्रास का अलॉय है जो 70% कॉपर बाय मास रखता है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज़ ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। ब्रास के अंदर कितना कॉपर और कितना जिंक मिला हुआ है ये बताना है। तो देखो गिवन क्या है हमें, गिवन है ब्रास 120 ग्राम, ब्रास दिया है हमें 120 ग्राम, कॉपर जो है वो 70% दिया है, उसका ग्राम नहीं दिया, उसका 70% दिया है। जो मास बाय मास निकालते हैं उसमें परसेंटेज जो हमारा आंसर है हमें वो दिया गया है। बचा हुआ जो है वो जिंक होगा, मतलब देखो ब्रास जो है बेटा वो बनेगा कॉपर और जिंक से मिलाकर। अब 70% जो है वो मेरा कॉपर है और बचा हुआ जो है वो मेरा जिंक है, ठीक है। तो इसमें से वैसे तो नॉर्मल पता चल ही जाएगा 30% बचा हुआ है, लेकिन परसेंटेज में नहीं ग्राम में बताना है हमें कि कितना ग्राम निकलेगा। तो अब ग्राम निकालने के लिए ये 70% मेरा मास बाय मास का आंसर दिया है उन्होंने। अब आंसर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कंसेप्ट क्या है इसमें। कंसेप्ट है मास बाय मास का फॉर्मूला, जो कि अब
ऊपर जो हमारा सॉल्यूट दिया है वो सॉल्यूट, और नीचे लास्ट में पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो कि हमारा अलॉय हो गया। तो सॉल्यूशन की जगह मैं कंपोनेंट ले लूँगी, एक बार कॉपर ले लूँगी और एक बार जिंक ले लूँगी, और यहाँ पर नीचे मेरा टोटल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास कितना है? अच्छा, इसमें ना इन्होंने क्या किया है, फॉर्मूले को और ज़्यादा सॉल्व कर लिया है। कैसे सॉल्व किया है? यहाँ पर देखो, मास बाय मास परसेंटेज जो थी मेरी, वो परसेंटेज इज़ इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन में मास ऑफ अलॉय था इनटू 100। अब अगर मुझे मास ऑफ कंपोनेंट, मुझे सिर्फ एक कंपोनेंट का मास चाहिए, कितना जिंक और कितना कॉपर, तो इसको इधर छोड़ के बाकी सब कुछ इधर ले जाएंगे। तो परसेंटेज के मल्टीप्लाई में, मतलब परसेंटेज जो हमारी है उसके यहाँ पर मास जो है उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा टोटल जो था, और अपॉन में 100 आ जाएगा। कैसे निकला है ये, एक बार दोबारा देखो। मेरे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था परसेंटेज जो मेरे को निकालनी है वो परसेंटेज मास बाय मास वाली इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही है परसेंटेज, मेरे को पता है, ये मुझे निकालना है। इस बार परसेंटेज पता है, तो परसेंटेज के मल्टीप्लाई में मैं इसको ले जाऊँ यहाँ पर जो ये डिवाइड में था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरा जो सॉल्यूशन का मास है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है ये 100, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब इस तरफ आएगा ये डिवाइड में आएगा, यहाँ पे डिवाइड में 100। तो ये मेरा नया फॉर्मूला निकला है मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट है 70, पहले 70% था तो 70 अपॉन में 100, ये वाला 70 अपॉन में 100 इनटू टोटल मास का कितना दिया था हमें, 120 दिया था, टोटल मास 120। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा मेरा 84। अब सिंपल 120 मेरा टोटल था, तो टोटल में से कॉपर निकाल दूंगी 84, तो मेरा कितना बचेगा, जिंक बचेगा। और अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो इस 70 की जगह पर 30 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी इतना ही आएगा। 30 इंटू 120 अपॉन में 100 इज़ इक्वल टू 36 ग्राम, ये आंसर आएगा। सभी बच्चे इसे नोट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन के बाद गिवन से नोट करना है, गिवन फिर फॉर्मूला फिर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लें। हो गया सभी का नोट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल एंड वाटर सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ऑयल और वाटर का सेपरेशन सेपरेटिंग फनल के ऊपर, ये वाला इसका टॉपिक का क्वेश्चन है। The label on cooking oil pack says 1 liter 910 gram. If this oil is mixed with water, will it form separate layer? ये बोला है, एक कुकिंग ऑयल का पैकेट था, जैसे फॉर्च्यून का, सफोला का, इनके जो ये पैकेट्स आते हैं, तो इस तरीके से, या फिर कोई
और कंपनी का नाम मायने नहीं रखता है, हमें ये देखना है कुकिंग ऑयल का पैकेट है हमारे पास, उसमें 1 लीटर लिखा है, मतलब 910 ग्राम। अगर ये ऑयल पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या ये अलग लेयर बनाएगा? ऑयल तो हमेशा ही अलग लेयर बनाता है। इफ़ सो विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, तो ऊपर कौन होगा? हमें पता है ऊपर टॉप में ऑयल होता है, पानी के ऊपर ही तैरता है तेल, तो टॉप में हमारा तेल होगा। हाउ विल यू सेपरेट द 2 लेयर्स, इन दोनों को तुम कैसे अलग अलग करोगे? डायग्राम बनाकर बताओ। ये हमने बहुत बार किया था बेटा। ऑयल और वाटर जो है इमिसिबल होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, दे डू नॉट मिक्स फॉर्म सेपरेट लेयर्स, ये हमेशा सेपरेट लेयर बनाते हैं। एक सेकंड, ऑयल और वाटर जो है इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब ये मिक्स नहीं होते, ये अलग अलग लेयर बनाते हैं। ऑयल कम डेंस है, घनत्व इसका कम होता है वाटर से, इसीलिए वो ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है, और वाटर जो है वो नीचे बॉटम में चला जाता है। सेपरेशन मेथड कौन सा इनका? सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे हम। ऑयल की लेयर और वाटर की लेयर अलग अलग हो जाएगी, ये स्टॉप कॉक को हम खोलेंगे तो पानी सारा नीचे इसमें आ जाएगा और ऑयल हमारा यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे इस आंसर को नोट कर लें, बहुत इजी है और कई बार हमने डिस्कस भी कर लिया है। इसका प्रिंसिपल क्या है? बेस्ड ऑन डिफरेंट इन डेंसिटी, डेंसिटी का डिफरेंस है, घनत्व का डिफरेंस है, और इमिसिबल लिक्विड, मिक्स नहीं होने चाहिए। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने ताकि आराम से नोट कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से टिंडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। असर्शन और रीज़न, असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत आते हैं। असर्शन का मतलब होता है कोई एक स्टेटमेंट दी है हमें, और रीज़न होता है कि वो स्टेटमेंट के बाद उसका रीज़न दिया है, उसका कारण दिया है। अब हमें क्या बताना होता है, इसमें हमारे 4 ऑप्शन होते हैं कि क्या असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, सच लिखा है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या दोनों सही हैं या नहीं। जब दोनों सही या गलत होते हैं तो आधे से ज़्यादा आंसर तो हमारा तभी सॉल्व हो जाता है। अगर कोई एक गलत है या कोई एक सही है तो थर्ड या फोर्थ में से ऑप्शन होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो पहले तो ये देख लो कि असर्शन और रीज़न, ये देखो, ये असर्शन में जो स्टेटमेंट दी है वो और रीज़न में जो स्टेटमेंट दी है वो दोनों ट्रू हैं या नहीं, सच है या नहीं, ये देख लो। अगर दोनों सच हैं तो क्या ये आर जो है रीज़न, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है, या ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दी है। अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन है तो ए आंसर, ये वाला आंसर आएगा। और अगर ये इसका आंसर नहीं है, कि स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसका आंसर नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये वाला आंसर आएगा। तो चलो अब हमने समझ लिया, इसको हम देखते हैं। असर्शन में हमें बोला गया है सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, तो ये सही है, ये हमारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, रीज़न क्या दिया है इसका, क्या ये रीज़न सही रीज़न है? द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसका साइज़ 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, इसलिए ये लाइट स्कैटर नहीं कर सकते हैं। ये गलत है बेटा, उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम बताया था शायद, तो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये गलत है आंसर, मतलब ये वाला रीज़न गलत है। तो अब सीधी सिंपल बात समझ में आ गई, देखो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ये वाला, ये थर्ड ऑप्शन आएगा हमारा इसका आंसर। तो सभी बच्चे इसको
नोट कर ले। कैसे करना होता है ये आंसर? सबसे पहले ये देखना होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ये सही है, लेकिन इसका रीज़न गलत दिया है। द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 नैनोमीटर, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो सीधा सीधा हमारा ये वाला ऑप्शन आ गया, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सभी बच्चे इसको नोट कर लें। आप लोगों को आंसर समझ आ जाते हैं लेकिन लिखने नहीं आते हैं, इसीलिए इसे नोट कर लें। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर्स गिवन इन टेबल 5.3? टेबल 5.3 है, उसमें तुम्हें कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ मिक्सचर्स दिए गए हैं, उनको कैसे अलग करोगे? मेंशन द रीज़न फॉर चूजिंग योर मेथड, साथ में रीज़न भी बताना है कि ये वाला मेथड क्यों लिया है तुमने। ऐसे ही सिर्फ हवा में अपनी मर्ज़ी से नहीं कोई भी मेथड यूज़ करना, रीज़न बताना है। तो सबसे पहला है मड फ्रॉम मडी वाटर, मिट्टी के पानी से मिट्टी कैसे बाहर निकालेंगे? पहले सेडिमेंटेशन करेंगे, पानी को नीचे बैठने दे, मिट्टी को नीचे बैठने देंगे, फिर डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन, मतलब ऊपर से उसको अलग निकाल लेंगे या फिर फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर से। ठीक है, ये रीज़न क्यों है? मड पार्टिकल्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं, बहुत बड़े होते हैं, सेटल बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से नीचे बैठ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसमें तुम एक और लिख सकते हो, इसमें फिट कर ही डाल देते हैं, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन भी कर सकते हैं, सेम यही ग्रेविटी वाला टॉपिक है। ठीक है, प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल में से प्लाज्मा निकालना। ब्लड में हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ होता है। तो ब्लड में से अगर सिर्फ प्लाज्मा को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे बेटा, गोल 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 बार बार घुमाएंगे तब। ब्लड कंपोनेंट जो है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, डेंसिटी मतलब घनत्व, जब घनत्व अलग अलग होता है तो उसको बार बार गोल घुमाने से चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, 2-3 अलग अलग लेयर में बट जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा नैफ्थलीन एंड सैंड। नैफ्थलीन होता है कपूर की गोली जैसा, तो नैफ्थलीन और सैंड, जब कपूर की गोली जैसा नाम आ गया तो सीधी सिंपल बात है, सब्लिमेशन करेंगे। नैफ्थलीन सबलाइम हो जाएगा, उड़ जाएगा गर्म करने पे, और मिट्टी जो है वो नहीं उड़ेगी। ठीक है, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, नमक और पानी, वो नमक और चॉक पाउडर पानी में घोलोगे, पहले इसको वाटर में मिक्स करना, वाटर में मिक्स करके फ़िल्टर कर देना, चॉक पाउडर अलग हो जाएगा, फिर पानी और नमक बचेगा, उसको इवेपोरेट कर देंगे, भाप बना के उड़ा देंगे, तो हमारी दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। एक बार छान कर तो चॉक अलग हो जाएगा, इवेपोरेशन से सॉल्ट अलग हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर अभी ऊपर अलग करा है, इवेपोरेशन से अलग कर देंगे या डिस्टिलेशन की प्रोसेस से भी वो अलग हो जाता है। ठीक है, ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर हमने ऊपर देखा था, सेपरेटिंग फनल से अलग करेंगे, दोनों इमिसिबल होते हैं, सेपरेट लेयर बनाते हैं। सारे बच्चे इसे नोट कर लें, उसके बाद आगे करवा रही हूँ। लास्ट है पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो, तो फ्लावर्स के पिगमेंट मतलब फ्लावर के अंदर जो अलग अलग कलर होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी से अलग हो जाएगा। पिगमेंट्स जो हैं उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्वेंट में, तो वो हर कलर अलग
मात्रा में घुलता है, कोई ज़्यादा घुलता है, कोई कम घुलता है, इसलिए वो अलग हो सकते हैं बहुत आराम से पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। इंग्लिश मीडियम वालों ने नोट कर लिया होगा, अब हिंदी वाले भी नोट कर लें। ये रहा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स। दो मिसिबल लिक्विड्स को डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो, दो मिसिबल लिक्विड हैं ए और बी। ए और बी है हमारा, एक मिक्सचर के अंदर मिला दिए हैं। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 90। मैंने बताया था 25 डिग्री से ज़्यादा अगर डिफरेंस आता है तो हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो मेथड बताओ जिससे हम उसे अलग कर सकें। लेबल्ड डायग्राम भी बनाना है, ये डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो हमने यहाँ पर देखा ए और बी मिसिबल लिक्विड्स हैं, डिफरेंस उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज़्यादा है, तो सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में? सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर है हमारा ए और बी मिला हुआ, इसके अंदर हमने नीचे से हीटिंग स्टार्ट करी। हीटिंग स्टार्ट करने के बाद में जो पहला मिक्सचर है जिसका 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, 60 डिग्री वाला सबसे पहले वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो उसकी भाप बनेगी, भाप बनकर उड़कर यहाँ से बाहर निकलेगी। यहाँ पर हमने ठंडा पानी या फिर बर्फ़ डाल दी है, जिसकी वजह से ये जो भाप उड़कर इसमें से जा रही है वो वापस पानी की बूंदें, मतलब पानी लिक्विड की बूंदें बन जाएंगी और लिक्विड की बूंदें बनकर इसके अंदर आ जाएंगी। तो ए हमें यहाँ मिल गया, बी हमारा इसी में बचा हुआ रह गया। इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। वेपर्स को कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, लिक्विड ए मिल जाएगा। बॉइलिंग बी जो है, लिक्विड बी, उसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री था। उसके बाद हम हीटिंग बंद ही कर देंगे 60 के बाद, तो यहाँ पे हमारा 90 वाला बच जाएगा और यहाँ पे हमारा 60 वाला आ जाएगा, जो कि ए और बी थे। सभी बच्चे इसे नोट कर लें और सुंदर सा डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंपेयर इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन, इन तीनों को कंपेयर करना है, डिफरेंस बताना है और इनमें से किसको प्रेफर करेंगे हम, कौन सा अच्छा है। चलो देखते हैं। कुछ नहीं, बहुत इजी सा आंसर है, तीनों की डेफिनेशन और तीनों को कब कब यूज़ किया जाएगा बस इतना बता देते हैं। इवेपोरेशन जो है, सॉल्वेंट रिमूव्ड बाय हीटिंग, हीटिंग करते हैं सिंपल,
सॉल्वेंट को जैसे पानी का पतीला है, इसमें नमक डला हुआ है, इसको गरम करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक इसी के अंदर रह जाएगा, तो सॉल्यूट जो है हमारा नीचे रह जाता है। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब वो भी भाप बनकर नहीं उड़ना चाहिए, सॉल्यूट उसी के अंदर रह जाना चाहिए। सॉल्यूट शुड नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये हीटिंग गर्म करने पे टूटना भी नहीं चाहिए कि ये टूट के कहीं ख़त्म हो जाए, नुकसान हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो इवेपोरेशन मेथड जब यूज़ होता है जब सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब भाप बन के ना उड़े और साथ साथ टूटे भी ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो हीट होने पे टूटना मतलब ख़राब हो जाना, तो हीट करने पे ख़राब ना हो। अब जिन दो चीज़ों को अलग कर रहे हैं उनमें से एक चीज़ ख़राब ही हो जाएगी तो क्या फ़ायदा होगा। फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है स्लो कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसको हम धीरे धीरे स्लोली कूल करेंगे तो हमारे प्योर क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो जब ये सॉल्यूट जो होता है वो हीट सेंसिटिव हो जाए अगर, तो इम्प्योर क्रिस्टल बनते हैं। अगर हीट से वो ख़राब हो जाए तो हमारे इम्प्योर क्रिस्टल बनते हैं, वो नहीं बन पाते अच्छे से। व्हेन सॉल्यूट इज़ हीट सेंसिटिव और इम्प्योर क्रिस्टल मस्ट बी ऑब्टेन प्योर, तो हमें प्योर क्रिस्टल चाहिए होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल शुगर, एलम फिटकरी, कॉपर सल्फेट, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। डिस्टिलेशन, लिक्विड वेपराइज कंडेंस, लिक्विड को वेपर बनाएंगे, भाप बनाकर उड़ाएंगे, फिर हम उसे कंडेंस करेंगे, पानी में वापस उसका लिक्विड बना देंगे। दोनों जो है सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग कलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमने पीछे प्रोसेस देखी थी। व्हेन यू वांट टू रिकवर सॉल्वेंट, जब हमें सॉल्वेंट भी चाहिए और सॉल्यूट भी अलग अलग चाहिए दो मिक्सिबल लिक्विड्स में से, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए 25 डिग्री या 25 डिग्री से ज़्यादा, सॉरी परसेंटेज नहीं, डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। क्रिस्टलाइजेशन गिव्स प्योरर प्रोडक्ट देन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से क्रिस्टलाइजेशन अच्छा होता है, और डिस्टिलेशन ऐसी प्रोसेस है, अकेली ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें सॉल्वेंट भी मिलता है और सॉल्यूट भी अलग अलग मिलता है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो कब कौन सा यूज़ करना है दोनों बता दिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन, ब्लड एज कोलोइडल मिक्सचर, ब्लड को कोलोइडल मिक्सचर की तरह देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन में। ब्लड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड, व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव लाइक ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी, अगर वो सस्पेंशन की तरह बिहेव करने लग जाए तो क्या होगा। इन ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सल मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्सल मीडियम क्या होता है, मतलब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ये देखना है। तो फर्स्ट का आंसर, अगर ब्लड जो है वो हमारा ट्रू सस्पेंशन की तरह काम करेगा, तो ब्लड सेल्स जो हैं सस्पेंशन में जो चीज़ें मिक्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये मिक्स थी हमारी, ये दोनों सेटल डाउन हो जाएंगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएंगी। जैसे पानी के अंदर चॉक नीचे बैठ जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो अगर ब्लड सस्पेंशन होता, कोलोइड ना होता, तो ये चीज़ें भी नीचे बैठ जाती, ये पूरी तरह मिक्स होकर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती, दे वुड नॉट रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लड वेसल्स जो हैं इनके नीचे बैठने की वजह से ब्लॉक हो जाती, ब्लड वेसल के अंदर बैठ जाती तो ब्लड वेसल्स, हमारी नसें रुक जाती और ब्लड फ्लो रुक जाता और हम बहुत आराम से मर सकते थे। अगर हमारा ब्लड फ्लो रुक जाएगा, नसें फट जाएंगी, ब्लॉकेज आ जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो आगे तक सेल्स तक नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होकर ही तो आगे जाती है, तो वो भी आगे नहीं पहुंच पाती। सेल्स जो हैं वो कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड
टू ऑर्गन्स इफेक्टिवली, ऑक्सीजन सेल्स तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। ये सारी चीज़ें होती अगर हमारा ब्लड सस्पेंशन होता। मतलब सीधी सिंपल बात, WBC RBC जो है वो हमारी नसों के अंदर बैठने लग जाते, बीच में जमा होने लग जाते। जब वो जमा हो जाते तो हमारी नसों में ब्लॉकेज हो जाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ़्लो नहीं कर सकती। ऑक्सीजन फ़्लो नहीं करती तो किसी भी ऑर्गन को ब्लड ढंग से मिल ही नहीं पाता। ब्लड सैंपल में डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट जो है वो हमारा ब्लड सेल्स हैं, RBC WBC और प्लेटलेट्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये। और डिस्पर्सल मीडियम क्या है, किसके अंदर मिक्स है, प्लाज्मा के अंदर मिक्स है। प्लाज्मा होता है वाटर और प्रोटीन और सॉल्ट का मिक्सचर जो हमारा ब्लड बनाता है। हमारे ब्लड के अंदर वाटर, प्रोटीन और सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लें। ब्लड ट्रू सस्पेंशन नहीं होता क्योंकि ट्रू सस्पेंशन में हमारी नसों के अंदर RBC WBC बैठने लग जाता, और जब ये बैठने लग जाता तो हमारी नसें ब्लॉक होकर फट सकती थी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं पहुंच सकती थी। और इसके अंदर क्या सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट होते हैं ब्लड के सेल्स। और किस में होते हैं सॉल्वेंट, क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये मिक्स होते हैं। हिंदी वाले भी नोट कर लें। ब्लड एक सोल टाइप होता है, कोलॉइड, जिसमें सॉलिड मिक्स होता है लिक्विड के अंदर। हिंदी मीडियम के आंसर्स में जो शब्द इंग्लिश में लिखे हैं उसको चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, चाहो तो हिंदी में लिख लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे लिख लेना, मुझे कोई इशू नहीं होगा। इलेवेंथ क्वेश्चन, सेपरेशन सीक्वेंस। सेपरेशन सीक्वेंस बताना है। तो हमें एक मिक्सचर दिया है सैंड, मिट्टी, नमक और नैफ्थलीन का। अब ये बताओ उन तीनों को अलग अलग कैसे करोगे। भाई बहुत सिंपल है, क्या क्या मिक्स है दिमाग लगाओ। ठीक है, एक मिक्सचर दिया जिसके अंदर सैंड, मिट्टी, ठीक है, दूसरे कलर से दिखा दूँ अब नमक को, ये हमारा हो गया नमक, ठीक है, ब्लू वाला हमने नमक बना दिया। और लास्ट में नैफ्थलीन, नैफ्थलीन को पीला बना लेते हैं, ये हमारी नैफ्थलीन हो गई। ये तीनों इसके अंदर मिक्स है बेटा। ठीक है, इस बर्तन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो अब ये तीन चीज़ें मिक्स हैं। सीधी सिंपल बात देखो, हमारे पास क्या क्या मिक्स है, सैंड, मिट्टी, सॉल्ट नमक और नैफ्थलीन, कपूर की गोलियाँ। सबसे इजीली है नैफ्थलीन को निकालना, गरम कर दो उड़ जाएंगी। तो सबसे पहले सब्लिमेशन करते हैं, हीटिंग करी, नैफ्थलीन जो है सब्लाइम हो गई, गर्म हो गई, सॉलिड से गैस बन जाती है डायरेक्ट। तो अब हमारे पास बचेगा सॉल्ट और हाँ, हीटिंग करेंगे, नैफ्थलीन बॉल सब्लाइम हो जाएंगी, सब्लाइम होने के बाद में सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो हमारे पास नैफ्थलीन तो अलग हो ही गई, सैंड और सॉल्ट बच जाएगा, नमक और मिट्टी बच जाएगी। अब नमक और मिट्टी को कैसे अलग करेंगे ये सोचो, कैसे अलग होएगा नमक और मिट्टी। पानी मिला दो, पानी मिला के छान दो। ठीक है, पहले थोड़ी देर नीचे बैठ जाने दो, उसके बाद में फ़िल्टर पेपर पे सैंड अलग हो जाएगा, फ़िल्टर कर देंगे, नमक उसी के अंदर मिक्स रह जाएगा। तो फ़िल्टर कर दिया, छान दिया, तो ये हमारा मिट्टी अलग हो गई। अब बचा पानी के अंदर नमक, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो यहाँ पे इवेपोरेशन और क्या था, कंडेंसेशन, इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिंपल है, डिज़ोल्व करो और फिल्टर कर लो, घोलो और छान दो। ठीक है, अब बचा है हमारे पास नमक का पानी। नमक के पानी को इवेपोरेट कर दो, भाप बना दो, भाप बना के पानी तो उड़ जाएगा, नमक के हमारे क्रिस्टल्स इसके अंदर
बच जाएंगे। तो क्या क्या किया हमने, सबसे पहले सब्लिमेशन कर दिया, सब्लिमेशन करके नैफ्थलीन अलग हो गया, फिर फिल्टर कर दिया, पानी में घोल के छान दिया तो मिट्टी अलग हो गई, इवेपोरेशन कर दिया तो हमारा नमक अलग हो गया। इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें तीनों अलग अलग मिल गई। नोट कर ले सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिलेशन के ऊपर है। वाटर और एसीटोन मिक्स है हमारे पास। वाई डिस्टिलेशन इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। पानी में एसीटोन नाम का एक केमिकल है, लिक्विड है, वो मिक्स हो गया है, तो उसको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन एक अच्छा तरीका क्यों होगा? क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, पानी के अंदर एसीटोन जो है वो घुल जाता है, मिक्सिबल होता है, तो फिल्टरेशन से और सेपरेटिंग फनल से तो वो अलग हो ही नहीं सकता, डिस्टिलेशन ही करना पड़ेगा। और उनका बॉइलिंग पॉइंट है 56 और 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, जो बहुत आराम से डिस्टिलेशन करवा देगा। तो 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन के भाप बन जाएगी, वाटर वेपर बन जाएगा, उसको कंडेंस कर देंगे, कंडेंस कर कर अलग लिक्विड में मिल जाएगा और वाटर हमारा अलग फ्लास्क के अंदर रह जाएगा। इससे हमें दोनों मिल जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है, रीज़न क्या था, मिक्सिबल हैं दोनों, एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं, इसलिए फ़िल्टर छान कर या सेपरेटिंग फनल से अलग नहीं कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट इनका 56 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से 44 डिग्री सेल्सियस का जब हमारे पास इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है तो डिस्टिलेशन से बहुत आराम से अलग हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी नोट कर लें, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैं एक्सप्लेन करते टाइम रुकी जाती हूँ। अगला क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी टेबल के ऊपर है, सॉल्ट एनालिसिस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ डेटा गिवन। क्वेश्चन को आंसर करना है, डेटा दे रखा है कुछ। पोटेशियम नाइट्रेट, कुछ केमिकल्स के नाम दिए हैं। 10 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सॉल्युबिलिटी है 21। सॉल्युबिलिटी ग्राफ होता है बेटा, कुछ कुछ सॉल्युबिलिटी होती है, कितना परसेंट मान लो तुम, इजीली समझ में आएगा, तो कितना परसेंट या कितना ग्राम घुल सकता है ये। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर 21, 20 पे 32, 40 पे 62 और 80 पे 167। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का भी दिया है, ग्राम में वैल्यू दी है, 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना घुलेगा। तो अब मास ऑफ KNO3, KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम वाटर पे 40 डिग्री सेल्सियस पर। सीधी सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस का। 40 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी कितनी है, 62 ग्राम थी, 62 ग्राम आई पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में। अब 100 का आधा करेंगे, 50 ग्राम में कितनी होगी, फिर 50 में 62 का भी आधा कर दो, 31 ग्राम हो जाएगी। तो 100 ग्राम में 62 ग्राम मिक्स हो रहा था, तो 50 ग्राम में कितना होगा, आधा कर दो इसको, 31 ग्राम हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट KNO3। अगला है सोडियम नाइट्रेट का, सॉरी अगला क्वेश्चन KCl। KCl इज पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा थर्ड वाला, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। ठीक है, हर 100 ग्राम में 54 ग्राम मिक्स होता है। कूल्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस, उसको ठंडा करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो 25 यहाँ पर नहीं दिया है, 20 दिया है, तो लगभग हम इसको मान लेंगे 35 से थोड़ा सा ज़्यादा, 36 माना है इन्होंने, थोड़ा सा
इसको बढ़ाया है 36 माना है, तो यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 36 ग्राम हो जाएगा, अप्रॉक्स में ले लिया है। एक्सेस कितना हुआ, डिफरेंस कितना आया, 54 में से 36 गए 18 ग्राम। तो जो गर्म करके ठंडा करने पे जितना डिफरेंस इसमें आता है घुलने में, उतने ही तो क्रिस्टल्स बनते हैं, तो 18 ग्राम क्रिस्टलाइज होगा। हमेशा याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन अगर पूछ लें कि कितने क्रिस्टल बनेंगे, तो जो ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है, गर्म करने पर 80 डिग्री पर अगर 54 बन रहा था, 54 ग्राम घुल रहा था, और 25 डिग्री पर 36 ग्राम था, तो ठंडा करने पर इसमें से यही तो निकलेगा। दोनों को माइनस करके आंसर निकालेंगे, 18 ग्राम हमारा आंसर आ गया। तो 18 ग्राम हमारे क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी जो है ज़्यादातर सॉल्ट के लिए टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है बच्चों। सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है। KNO3 की, पोटेशियम नाइट्रेट की, अचानक से देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया था, इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा, पहले 60, अगर 21 से भी देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड का नियरली सेम है, 36 से 37 ही पहुँचा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। 35 का, इसका भी इन दोनों का नॉर्मल सा है, ज़्यादा सबसे कम इसका है और सबसे ज़्यादा इसका है, बाकी दोनों का थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दो चारों पे बता दिया हमने, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। शुगर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, शुगर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 बच्चे हैं ABC, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए। A ने जो है 20 ग्राम शुगर डिज़ोल्व किया है 80 ग्राम पानी में, B ने 20 ग्राम 100 ग्राम पानी में किया है, और C ने 30 ग्राम शुगर डिज़ोल्व किया है 80 ग्राम पानी में। तो यहाँ पे शुगर दी है और यहाँ पे पानी में घुला है। मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तीनों का, और ये बताना है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है। सीधा सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल लगता है, वैसे बहुत इजी होता है। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसमें हमें मास परसेंटेज निकालनी है। यहाँ पर 20 ग्राम 20/80, सबसे पहले में 20 ग्राम शुगर थी, 100 ग्राम सॉल्यूशन था। टोटल सॉल्यूशन लेते हैं बेटा, यहाँ पर 80 + 20 100 था, यहाँ पे देख लो इधर 80 + 20 100 है। ठीक है, यहाँ पर 120 है, 100 + 20 120 आया है, और यहाँ पर 30 + 80 110 आया है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नीचे जो है वो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, नीचे हमारे पास सॉल्यूशन है। टोटल सॉल्यूशन में हमारा ये दोनों ऐड होते हैं हमेशा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, पानी दिया है, सॉल्यूशन नहीं बताया टोटल, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला क्या निकला है, फर्स्ट वाला निकला है 20/100 × 100 20%। फिर अगला आया है 20/120, ये 20/120, तो 20/120 × 100 16.67, यहाँ पे 30/110 × 100 27%। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन सी वाले बच्चे का आया है, तो स्टूडेंट सी ने सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है, क्योंकि उसने कम पानी में ज़्यादा चीनी घोली है। और सबसे कम कंसंट्रेशन स्टूडेंट बी का है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा पानी में सबसे कम चीनी घोली है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें।
अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, डिस्टिलेशन अपैरेटस का एनालिसिस है। आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक। ये सेपरेशन टेक्निक जिसका डायग्राम बना है ये कौन सी सेपरेशन टेक्निक है? लेबल द अपैरेटस ए एंड बी। ए और बी के नाम बताने हैं, ए बी और सी के नाम बताने हैं क्या क्या है। इनमें कौन से मिक्सचर अलग हो सकते हैं जो कि हमें एसीटोन ए बी सी करके हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो क्या ये आपस में अगर हम मिक्स कर देंगे तो अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बहुत इजी आंसर है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, वैसे बहुत इजी है। तो हमारी प्रोसेस का नाम है डिस्टिलेशन, आसवन। इसमें ए जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ए जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क है, बी जो है वो कंडेंसर है, कंडेंसर होता है, और सी जो है वो कलेक्टिंग फ्लास्क है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं। ये तो हमारे तीनों के नाम हो गए ए बी सी के। अब देखते हैं कि ये इन्होंने जो हमें वाटर और एसीटोन का मिक्सचर और वाटर सॉल्ट प्लस एसीटोन, सी वाला दिख नहीं रहा एसीटोन में क्या है पर देख लेंगे, कोई बात नहीं। डी में सैंड प्लस सॉल्ट, ई में एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, और एफ में क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल और बेंजीन, ये चीज़ें मिक्स करके दी हैं। तो कौन अलग होगा? सीधी सिंपल बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा या 25 के आसपास होगा वो अलग हो सकता है, 25 से ज़्यादा कम डिफरेंस वाला नहीं होता। तो सबसे पहला था वाटर और एसीटोन। वाटर का 100 डिग्री है बच्चों, ध्यान से सुनना। हमें पहला कॉम्बिनेशन दिया है वाटर और एसीटोन का। तो वाटर और एसीटोन कैसे चेक करेंगे? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का टेम्परेचर डिफरेंस है 44। तो ये हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर और सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट बेटा नमक है, ऑब्वियसली लिक्विड अलग करने हैं क्योंकि सॉल्ट जो है वो नॉन वोटाइल होता है, मतलब वो उड़ता ही नहीं है। जब वो उड़ेगा नहीं तो वो अलग कैसे होगा? तो ये इवेपोरेशन से अलग हो सकता है, डिस्टिलेशन से अलग ही नहीं होगा। ठीक है, सी है एसीटोन और अल्कोहल। यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा, एसीटोन और अल्कोहल है, ये देखो यहाँ पर एसीटोन 56 डिग्री, अल्कोहल 78 डिग्री, डिफरेंस 22 डिग्री का आ रहा है, मार्जिनल डिफरेंस है, 25 के आसपास चाहिए होता है पर हो जाएगा अलग, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर डी वाला देखते हैं, सैंड प्लस सॉल्ट, नमक और मिट्टी। नमक और मिट्टी वैसे भी सॉलिड मिक्सचर है बेटा, सॉलिड मिक्सचर में हमें इसको घोलना है, डिज़ोल्व करना और छान देना है, बस डिस्टिलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ई अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल का और क्लोरोफॉर्म का देखना है। अल्कोहल 78 है और क्लोरोफॉर्म 61 है, 17 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। वैसे 25 से काफ़ी कम है, इन्होंने बोल रखा अलग कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तुम चाहो तो आंसर में ये भी लिख सकते हो कि 25 डिग्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंस कम है तो नहीं होगा, नहीं होगा में भी तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। वैसे हो जाता है 17 डिग्री सेल्सियस अपने आप में एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, थर्मोमीटर में आराम से 17 डिग्री का फ़र्क दिख जाता है, तो हम अलग कर सकते हैं। अब लास्ट है अल्कोहल और बेंजीन। अल्कोहल का है 78 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का है 80 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस है, नहीं अलग कर पाएंगे डिस्टिलेशन से, किसी हाल में भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल उड़ना शुरू करेगी वैसे ही 2 डिग्री का डिफरेंस बहुत इजीली आ जाएगा, साथ साथ में बेंजीन भी उड़ना शुरू कर देगा और यहाँ पर जो कलेक्ट होंगे वो दोनों एक साथ इकट्ठे कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ टेम्परेचर का, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखना होता है। 20 के आसपास का भी, वैसे 25 बोलते हैं लेकिन 20 के आसपास का भी डिफरेंस बहुत आराम से हो जाता है केटर, उसमें डिफरेंस हम अलग अलग डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं। सारे बच्चे इसको नोट कर लें और ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे ख़त्म हो चुके हैं।
किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई पोर्शन समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट्स में डाल दें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट डाल दें, जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी वैसे ही मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी। और प्लीज़ जो बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं वो ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लें, मैं नोटबुक चेक करूंगी। थैंक यू सो मच।